सभी का नमस्कार और सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गंगाधर 233 में। और आज हम लेके आ रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 के जो एग्जामों की श्रृंखला में कक्षा 10 में आज जो विज्ञान का पेपर हुआ था 18 मार्च 2020 को, उसकी एक आंसर की हम लेके आ रहे हैं। तो वो एक पूर्णतः विषय आधारित हैं और पूर्णतः सही हैं, सटीक हैं। तो आप इस पर विश्वास करें और बने रहे मेरे साथ और देखें कि आपके कितने अंक बन रहे हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि वो अपने मार्क्स देख सके कि उसके कितने नंबर बन रहे हैं। तो चलते हैं हम अपनी आंसर की ओर। तो साथियों, ये जो एग्ज़ाम था वो 3.25 घंटे का था, 80 नंबर का एग्ज़ाम था। उसमें हम पहला प्रश्न देखें तो पहला प्रश्न आ रहा है कि प्रत्येक जबड़े में रत्नकों की संख्या कितनी होती है। तो प्रत्येक जबड़े में ऊपर और नीचे दोनों का पूछा है, एक साथ नहीं पूछा, अलग अलग पूछा है। तो प्रत्येक जबड़े में दो दो रत्नक होते हैं, तो 2 लिखना आंसर। इसके अलावा दूसरा प्रश्न देखें, कौन सा प्रतिरक्षी प्रथम उत्पादित किया गया था। तो प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सा था? प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी था IgM, M बड़ा, I बड़ा और G छोटा होगा। तीसरा प्रश्न है, श्रृंखलन से आप क्या समझते हैं। तो श्रृंखलन एक गुण होता है कार्बन का। तो कार्बन में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है जिसके कारण कार्बन से जुड़कर कई यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं, यानी यौगिकों की श्रृंखला लंबे बड़े बड़े या बड़ी बड़ी श्रृंखला के यौगिक बना लेता है। इस कारण इस गुण को श्रृंखलन कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि किसी भी विलगित निकाय में जो उसकी ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा होती है, वो सदैव स्थिर रहती है या संरक्षित रहती है, नियत रहती है, कम ज़्यादा नहीं होती है। उसको हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऊर्जा को उतने तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। साथियों, यदि आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। 5वां प्रश्न हम देखें, राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष है खेजड़ी और उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? प्रोसोपिस और सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम था। छठा हम देखें कि कोरल या प्रवाल भित्ति जिसको कहते हैं का बाह्य कंकाल किस रासायनिक पदार्थ से बना होता था। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता था। CaCO3 लिख सकते हो या कैल्शियम कार्बोनेट लिख सकते हो। भारत के किस घाट पर मेकांग बंदर पाए जाते हैं। तो ये पश्चिमी घाट आपको आंसर लिखना था। पश्चिमी घाट पर ये मेकांग बंदर पाए जाते हैं। 8वां प्रश्न देखें, कैल्सिप्रॉल जिसको विटामिन डी भी कहते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम है, की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आंसर है रिकेट्स। कौन सा RH कारक के सबसे महत्वपूर्ण है। तो RH ये D है, वो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। 10वां देखते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह यानी सभी से रक्त लेने वाला। तो देने वाला तो O था, तो लेने वाला कौन है? AB। तो AB रक्त समूह है, सर्वग्राही रक्त समूह है। ये तो इजी था। एक छड़ चुंबक से चुंबक के लिए चुंबकीय रेखाएं प्रदर्शित कीजिए। तो आपको एक चुंबक बनाना था जिसमें एक तरफ N लिखना था, एक तरफ S लिखना था। उसमें है फिर आपको ये ऐसी जो रेखाएं प्रदर्शित करनी थी। तो आप देख सकते हैं ऐसी रेखाएं आपको प्रदर्शित करनी थी। उसमें आपको बताना था ये ऐसे जा रही है, इसमें भी ऐसे ही जा रही है। और इसमें हम देखेंगे यहाँ से आती हुई प्रवेश करेगी अंदर और यहाँ से बाहर निकलती हुई दिखेगी। तो आपको ऐसा चित्र बनाना था। 12वां देखें प्रश्न, अपक्षयण की शक्तियाँ क्या है, कृषि में किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो जो शक्तियाँ अपने स्थान पर एक ही कार्य करती हैं उसको हम क्या कहते हैं? अपक्षयण की शक्तियाँ कहते हैं। जैसे सूर्य की गर्मी है, मिट्टी है, ठीक है, ताप है, तो अपने स्थान पर एक ही कार्य करती है। ये कृषि में किस प्रकार उपयोग होती है। तो कृषि में हम देखें तो अपक्षयण की शक्ति के कारण ही कृषि में हमें जो भूमि युक्त कृषि के योग्य मैदान हमें मिलता है। इसके अलावा हम देखें जो चट्टानों से रसायन निकलते हैं वो रसायन भी है, अपक्षयण की शक्ति के कारण ही चट्टान से रसायन बाहर निकलते हैं।
इसके अलावा मिट्टी का निर्माण भी होता है, चट्टानें टूट टूट कर मिट्टी बनती है, वो भी अपक्षयण के कारण ही होता है। तो ये इस प्रकार हम उसका समझा सकते हैं कृषि में किस प्रकार उपयोगी है। उत्परिवर्तन नाम किसने दिया? लेमार्क के अनुसार नई जातियों के उद्भव को समझाइए। तो उत्परिवर्तन नाम किसने दिया? ह्यूगो डी व्रीज ने। ह्यूगो डी व्रीज ने नाम दिया था। और उसने, ठीक है, ये तो हो गया। लेमार्क के मतानुसार, लेमार्क ने क्या कहा था कि जो अंग, शरीर का अंग ज़्यादा उपयोग में हम काम लेते हैं वो तो ज़्यादा विकसित हो जाता है, और जो वो अंग है हम काम में नहीं लेते हैं वो अंग क्या हो जाता है, धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। उस कारण नई प्रजातियों का निर्माण हो जाता है। तो अंगों के उपयोग और अनुपयोग के आधार पर उन्होंने ये नई जातियों के उद्भव को बताया था। 14 हम देखें कि अंतरिक्ष स्टेशन, आप कल्पना कीजिए कि आप अंतरिक्ष स्टेशन पर जाकर आए हैं, तो आपने वहाँ पर जो अनुभव किया अपने मित्रों से उनको बताइए। तो हम बात कर रहे हैं कि मानना कि मैं अंतरिक्ष स्टेशन पर गया तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर जब मैं व्यायाम करता था तो उसके लिए मैं स्वयं व्यायाम नहीं कर सकता था, उसके लिए मुझे ट्रेडमिल की आवश्यकता होती, ट्रेडमिल उपकरण की आवश्यकता होती थी। जो भोजन है हम देखें तो भोजन है वो प्लास्टिक की थैलियों में पैक किया होता था, भोजन को गर्म करने या ठंडा करने की व्यवस्था सीमित थी। अगर मुझे पेय पदार्थ लेना होता था तो स्ट्रो की सहायता से लेना होता था, अगर सीधा ही पानी पीने की कोशिश करें तो वो हवा में बिखर जाता था। तो ये बातें हम वहाँ पर लिख सकते हैं, 4-5 बिंदु आपको लिखने थे। 15वां है, वाहनों की हेडलाइट पर पीले रंग का पेपर क्यों चिपकाया जाता है? तो जब कोहरा घना हो जाता है सर्दियों में तो उस समय जो पीला पेपर ये चिपकाया जाता है, ताकि क्या होता है कि ये पीला पेपर चिपकाने से जो ये प्रकाश का पीला रंग फैल जाता है, उसके कारण हमें वो सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दूसरा हम देखें, सुरक्षित ड्राइविंग के लिए अच्छी नेत्र दृष्टि का महत्व बताइए कि हमारी आंखों की दूरदृष्टि अच्छी है तो उससे ड्राइविंग में क्या महत्व होगा। तो ये बिल्कुल आप कॉमन बातें यहाँ पर लिख सकते हैं कि अच्छी नेत्र दृष्टि से होने से हमें साफ सुथरा दिखाई देगा, अच्छी नेत्र दृष्टि से होने के कारण हमें किसी वस्तु की या आगे पीछे चलने वाली गाड़ियों का है जो सही दूरी का अनुमान हमें पता चल पाएगा। तो ऐसे 2-3 उदाहरण हम यहाँ पे दे सकते हैं। 16वां देखिए, 16वां प्रश्न आया है कि अफीम पादप के कौन से भाग से प्राप्त होता है? तो ये अफीम पादप के कच्चे फल से प्राप्त होता है। जो फल लगता है वो कच्ची अवस्था में होता है, उससे अफीम प्राप्त होता है। अफीम का उपयोग लिखिए, तो अफीम का उपयोग हम दर्द निवारक दवा में इसका उपयोग करते हैं। इसी के अलावा नशीले पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अफीम के पादप का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका वानस्पतिक नाम था क्या था? पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम, ये इसका रासायनिक नाम था। इसके अलावा बाद में हम देखते हैं 17वां प्रश्न, समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण में अंतर लिखिए और प्रत्येक में एक एक उदाहरण दीजिए। तो 2 टेबल बना लिया, एक तरफ समांगी उत्प्रेरण और दूसरी तरफ विषमांगी उत्प्रेरण। तो हमें क्या लिखेंगे उसमें? समांगी में क्या लिखेंगे कि उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था समान होती है। इसमें लिखेंगे उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान नहीं होती हैं, तो अंतर हो गया। उदाहरण देंगे तो उदाहरण भी हम दे सकते हैं कि कोई जो है वो 2 रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है, हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखें 2SO2, ये भी गैस होता है, और उसकी जब ऑक्सीजन से क्रिया होती है ये भी गैस होता है। और तो हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करें NO, ये भी गैस होता है, तो इससे क्या बनेगा? 2SO3 बनेगा, जो भी वो भी क्या होता है? गैस होता है। इसके अलावा हम विषमांगी में हम देखें, उदाहरण दें तो हम देखेंगे N2, ये गैस है, इसकी हम क्रिया कराएंगे किससे? H3 से, हाइड्रोजन की नाइट्रोजन से क्रिया कराएंगे, तो ये भी गैस है। तो जो क्रिया होगी वो किसकी उपस्थिति में होगी? उत्प्रेरक कौन होगा? उत्प्रेरक होगा वहाँ पर लोहा, Fe जो क्या होता है? सॉलिड होता है। तो उसकी क्रिया से क्या बनेगा? 2NH3 बनेगा, तो वो भी क्या होती है? गैस। तो यहाँ पर है सभी की अभिकारक, उत्पाद और ये उत्प्रेरक तीनों की अवस्था समान नहीं है। 18वां देखें प्रश्न कि वन्य जीवों की संकटग्रस्त जातियां कौन सी होती है? तो ऐसी जातियां जो निकट भविष्य में है समाप्त होने वाली हो, उनको हम क्या कहेंगे? संकटग्रस्त जातियां कहेंगे। तो वो कौन कौन सी है? तो हम बात देखें कि संकटग्रस्त जातियां चीता है, बाघ है, बगेरा है, झिंगो है, सर्पगंधा है,
गेंडा है, ये संकटग्रस्त प्रजातियों में आती हैं। तो वन्य जीवों के लुप्त होने के कोई 4 कारण क्या है? तो 4 कारण हम लिख सकते हैं कि पहला यदि प्राकृतिक आवास है, इनके जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तीसरा पर्यावरण प्रदूषण भी हम लिख सकते हैं। चौथा हम लिख सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित विदोहन किया जा रहा है। और पांचवा ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि अवैध शिकार के कारण भी है ये वन्यजीव लुप्त होने के कगार पर है, विलुप्त हो रहे हैं। तो ये इसके बातें, इसका जो कारण हो गए। 19वां प्रश्न देखें, रमन प्रभाव किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश द्रव्य माध्यम से गुजरता है, किस माध्यम से? द्रव्य माध्यम से गुजरता है, तो प्रकाश और द्रव्य के मध्य क्या होती है? अंतःक्रिया होती है। तो उस अंतःक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं या रमन प्रभाव कहते हैं। दूसरा हम देखें, भारत में विज्ञान दिवस की तिथि क्या है? कब विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये तारापुर में स्थापित किया गया। तो ये प्रश्न है कंप्यूटर एग्जाम में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये दोनों ही बेओर से। IUPAC नाम देखें, तो IUPAC नाम में हम देखें तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 कार्बन है। इसका मतलब ये क्या है? ब्यूटेन है, ब्यूटेन की श्रेणी का है। अब उसमें देखें सबसे पहले क्लोरीन का, क्लोरीन कितने पर है? तो 3 क्लोरो, सॉरी इधर से ले जो, तो इसका हो जाएगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो 2 क्लोरो 3 फ्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 फ्लोरो ब्यूटेन। इसका तो दूसरा जो है इसका नाम है प्रोपेन। तो आप लिख सकते हैं। हाँ, दो बी ऑप्शन पूछा है कि नाइलॉन 66 के एकलकों के नाम क्या है? तो नाइलॉन 66 के एकलक कौन कौन से हैं? तो एपिडिक अम्ल है, एपिडिक अम्ल। और इसके अलावा हम बता सकते हैं कि हेक्सामेथिलीन डाइएमीन भी इसके एकलक हैं। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। आगे हम देखते हैं 21वां प्रश्न, कृषि अपशिष्ट किसे कहते हैं? इसके निस्तारण की कोई 2 विधियां बताइए। तो कृषि अपशिष्ट हम कह सकते हैं कि कृषि के निस्तारण के बाद में या कृषि करने के उपरांत में जो खेतों में घास फूस कचरा डंठल वगैरह ये बच जाता है, भूसा बच जाता है, उसको हम कृषि अपशिष्ट कहते हैं। निस्तारण की बात करें तो इस निस्तारण में 2 विधियां बता सकते हैं कि इनका या तो भूमि भराव कर दिया जाता है कि उनके ऊपर ट्रैक्टर चला कर उनको खेत की रेत में दबा दिया जाता है, उसको हम भूमि भराव कहते हैं। दूसरी विधि हम कह सकते हैं भस्मीकरण, जिसमें इसको जला कर इसकी राख बना दी जाती है। तो ये 2 विधियां थी। सेक्शन सी में सभी ये 4 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। ए 5 जो 22वें प्रश्न का पहला ऑप्शन देखें कि फल को परिभाषित कीजिए। तो फल क्या होता है? फल क्या होता है? पुष्प के अंडाशय के निषेचन से, पुष्प के अंडाशय के निषेचन से बनी शर्करा युक्त जो खट्टी मीठी मांसल संरचना होती है, मांसल रसीली संरचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं? फल कहते हैं। खरीफ की फसल का एक उदाहरण दीजिए। तो खरीफ की फसल का एक उदाहरण है, आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं, जो तो खरीफ की फसल तो वह जो हम देखते हैं कौन से मौसम, जो हम बात करें कि बरसात के मौसम जो फसल बोई जाती है, तो बाजरा है, मक्का है, मूंग है, ये ये सारी फसलें हैं, वो क्या कहलाएगी? खरीफ की फसल कहलाएगी। दालों का राजा किस पादप को कहा जाता है? तो दालों का राजा पादप कौन सा? वो चना होगा। और चने का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है? साइसर एराइटिनम होता है, साइसर एराइटिनम होता है। अपमार्जक का काम करने वाले किसी एक कीट का नाम बताइए। तो हम देखते हैं कि घरों में पाए जाने वाले अपमार्जक में दीमक हैं, जिसको हम उदय भी कहते हैं, अदय भी कहते हैं कुछ राजस्थानी भाषा में। इसके अलावा हम कॉकरोच या तिल चिटा भी कह सकते हैं। तो वो इसके उदाहरण में से किसी आपको लिख सकते हैं। 23वां प्रश्न हम देखें, संकर पूर्वज संकरण और परिश्रम संकरण को उदाहरण सहित समझाइए। तो संकर पूर्वज संकरण क्या था कि जब हम F1PD के जो अशुद्ध लंबे पौधे थे, जिसको हम क्या कहते थे? TT, कैपिटल T स्मॉल t के पौधों का संकरण जब उसके जनक से या तो शुद्ध लंबे पौधों से या शुद्ध बौने पौधों के साथ करवाते हैं, तो जो संकरण होता था वो कैसा होता था? तो उसमें सारे पौधे लंबे पौधे प्राप्त होते थे कि ये ऐसा इसका उदाहरण आपको देना था। तो अब इसका हम संकरण कराएं तो क्या होगा? दोनों TT ये शुद्ध लंबे हैं
और ये अशुद्ध बौने हैं, अशुद्ध लंबे हैं, तो सारे थे क्या, लंबे ही थे। तो ये था संकर पूर्वज संकरण। इसके अलावा जो दूसरा था परीक्षण संकरण, तो उसमें क्या था कि जब F1 PD के जो अशुद्ध लंबे पौधे हैं उनको अप्रभावी जनक, यानी कौन सा होगा, अप्रभावी जनक में हम बात करें कि जो अशुद्ध बौने पौधे प्राप्त हुए उनको, तो टी से उनकी अगर हम क्रिया कराएं तो क्या होगा, तो कुछ पौधे विशुद्ध लंबे होंगे, अशुद्ध लंबे होंगे, कुछ पौधे हैं क्या होंगे, शुद्ध बौने होंगे। तो यानी 50% पौधे हैं लंबे और 50% पौधे हैं वो बौने होंगे। 24वां हम देखें विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम देखें, तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम सूत्र के रूप में लिखते हैं CaOCl2, ये रासायनिक इसका सूत्र हो गया। अम्ल सार की RNS की अवधारणा क्या थी, तो आरएनएस ने क्या बताया कि उसको जल में घोला, तो वो जल में घोलने के आधार पर उसने बताया कि अम्ल है, जलीय विलयन में अपघटित होकर क्या कर देते हैं, अम्ल तो H+ आयन देते हैं, जबकि क्षार है OH- आयन देते हैं। तो ये RNS की अवधारणा थी। धातु की अम्ल के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का नामांकित चित्र बनाना है, तो इसमें आपको चित्र बनाना था, एक स्टैंड बनाकर उसमें एक प्रकनली लगानी थी। प्रकनली में है क्या करना था कि एक धातु डालनी थी, मान लो जिंक डाल दिया, यहाँ जिंक डाल दिया, और फिर उसमें है क्या डाला, H2SO4 अम्ल डाला, ठीक है। तो उसकी हम क्रिया देखेंगे, तो यहाँ नलकी लगा कर उसमें फिर हमें एक पानी का जार लगाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि जो गैस निकलेगी और उस गैस पे आगे आग ले जाएंगे तो उसमें से फटफट की आवाज़ निकलेगी। तो ऐसा हमको चित्र बनाना था। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, इस कारण वो फटफट की आवाज़ निकलती है। 25वां प्रश्न देखें, किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर उसमें विद्युत धारा 0.5 एम्पीयर है, तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध और शक्ति दोनों पूछे हैं। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम देखें सीधा सूत्र V = IR। तो V का मान 220, I का मान आधा वोल्ट देर का है, तो R का मान सीधा हो जाएगा। R का मान कितना हो जाएगा, 220 बटा 0.5, तो इसका आंसर हो जाएगा 440 ओम। इसके अलावा उसने शक्ति पूछा, शक्ति को हम लिखते हैं P से, P बराबर क्या होता है, VI। तो V था 220 और I था 0.5, तो इनको गुणा करेंगे क्या हो गया, 110 क्या हो जाए, शक्ति का वाट होता है, मात्रक वाट होता है। तो ये आंसर हो जाएगा। 26वां हम देखें, तो 26वां में प्रश्न पूछा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहे 40 किलोग्राम के द्रव्यमान पर एक बल लगाया जाता है, जिसमें उसका वेग बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो बल द्वारा किए गए कार्य की परिकल्पना कीजिए। तो यहाँ पर हम कार्य बराबर क्या, W बराबर हम लिखेंगे 1/2 m, दूसरा वेग माइनस दूसरे वेग का स्क्वायर माइनस प्रथम वेग का स्क्वायर। तो ये हम इसमें डालेंगे, तो सरल करें 1/2, m का मान 40, ठीक है, V² 10 का वर्ग कितना हो गया 100, और U 10 का वर्ग 5 का वर्ग 25। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ से बच गया 20, कट जाएगा, ये 20 आ जाएगा, और यहाँ से 75, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो गया 1500, और कार्य का मात्रक होता है जूल। तो 1500 जूल आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र विविधता से आपका क्या अभिप्राय है, जैव विविधता में पर्यावरणीय महत्व को समझिए। तो सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र बताते हैं कि हम किसी क्षेत्र विशेष के जो समस्त जीव जंतु है, किसी क्षेत्र विशेष के समस्त जीव जंतुओं की परस्पर क्रिया से जीव जंतु आपस में क्रिया करें, और तथा उसके पर्यावरण में विभिन्न अजैविक घटक, यानी जीव जंतु अपने से क्रिया करने के अलावा अजैविक घटकों से भी अंतःक्रिया करते हैं, उससे जो तंत्र निर्मित होता है उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र विविधता कहते हैं। जैव विविधता में पर्यावरणीय महत्व की भूमिका हम देखें, तो पर्यावरण महत्व में क्या देखें कि पर्यावरण के महत्व का है उनकी खाद्य श्रृंखला का संरक्षण होता है, तो उसको बताना है कि खाद्य श्रृंखला कैसे संरक्षण होता है, पोषक चक्र नियंत्रित होता है, पर्यावरण प्रदूषण का भी निस्तारण होता है। तो इनका आपको है थोड़ा थोड़ा विस्तार करना है। इसके अथवा में देखें प्रजाति विविधता से आपका क्या अभिप्राय है। तो प्रजाति विविधता क्या होता है, जीवों का ऐसा समूह है जिसके सदस्य क्या होते हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं, यानी एक ऐसा समूह है जिसके जो सदस्य दिखने में एक जैसे हो और
प्राकृतिक परिवेश में वो आपस में प्रजनन कर संतान पैदा करने की क्षमता रखते हैं, वो तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रजाति विविधता कहते हैं। विलुप्त प्रजातियां क्या होती है? विलुप्त प्रजातियां होती है कि जो प्रजातियां हैं खत्म हो गई है, जीवित अवस्था में नहीं है, जैसे डोडो है, डायनासोर है। संकटग्रस्त प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर खड़ी है और निकट भविष्य में अगर उनका संरक्षण नहीं किया गया तो वो खत्म हो सकती है, जैसे चीता है, बाघ है। और अति संवेदनशील प्रजातियां क्या है कि ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या में निरंतर बहुत ज़्यादा तेजी से कमी आ रही है उनकी संख्या में, और वो शीघ्र ही संकटग्रस्त श्रेणी में आने वाली हैं, तो ऐसी प्रजातियों को संकटग्रस्त अति संवेदनशील प्रजातियां कहते हैं, जैसे नीलगिरी है, लंगूर है, ऐसे। सेक्शन डी में हम 3% है उसका देखें, श्वसन की परिभाषा कि हम देखें श्वसन की परिभाषा क्या है कि सांस लेना श्वसन है, तो केवल सांस लेना ही श्वसन थोड़ी है कि हम वायुमंडल में से जो वायु ग्रहण करती है उसमें ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, तो इस क्रिया को वो श्वसन कहते हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र के विभिन्न भागों को समझे, तो ऊपरी श्वसन में हम देखें ऊपर के भाग में सबसे पहले ऊपर भाग में कौन सा है, नाक है, फिर नाक से फिर आता है कहाँ, मुख में आता है, मुख के बाद में ग्रसनी और श्वयंत्र, ये 3-4-5 भाग है ऊपर के, तो इनका आपको है डिटेल में बताना है। ऊपरी श्वसन यंत्र का है, श्वसन यंत्र का नामांकित चित्र भी आपको बनाना है। इसके अथवा में देखें प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन का नाम बताइए, तो प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। और दूसरा प्रश्न पूछा है नर जनन तंत्र के किन्हीं 2 द्वितीयक लैंगिक अंगों की, तो 2 द्वितीयक लैंगिक अंग में हम देखें वसन कोश है, शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय है, शिशिन है, इनमें से किसी की संरचना का हम वर्णन कर सकते हैं। नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो उसका आप चित्र आपको बनाना था। 29वां देखें, एक धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा होता है, यह समझिए। तो एक धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा कैसा होता है कि धनायन के निर्माण में क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि बाहरी कोश है वो समाप्त हो जाता है, उसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, उसके कारण है उस नाभि का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण क्या बिल्कुल वो पदार्थ तत्व संकुचेगा, तो आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। दूसरा है मेंडलीव की आवर्षाणी के 2 गुण है, तो मेंडलीव की आवर्षाणी हम देखें तो परमाणु है वो तत्व है परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित थे। दूसरा हम लिख सकते हैं कि एक समूह के सभी जो तत्व थे उनके गुणधर्म समान होते थे। तीसरा हम ये देखो निम्नलिखित तत्वों को परमाणु आकार के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो परमाणु आकार के घटते क्रम में हम देखें तो सबसे पहले जो बड़ा है फिर छोटा लास्ट में सबसे छोटा आएगा, तो सबसे बड़ा होगा सीजियम, इसको 1 नंबर देंगे। फिर या फिर हम ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे CS, ये बड़ा है, फिर उसके बाद में आएगा रूबिडियम RB, फिर उसके बाद में आएगा पोटेशियम ये K, और फिर उसके बाद में आएगा सोडियम Na, और फिर लास्ट में आएगा लिथियम। ये परमाणु आकार के रूप में इस प्रकार हमें लिखेंगे। जस्ट इसके अथवा में जो आया प्रश्न बिल्कुल इसके विपरीत है। एक ऋणायन का आकार उदासीन परमाणु से बड़ा क्यों होता है, तो ऋणायन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, घट जाता है। धनायन पर तो होता बढ़ जाता है, जबकि ऋणायन में जो नाभिकीय आवेश है वो क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है, उसके कारण वो उदासीन परमाणु से क्या होता है, बड़ा होता है। जहाँ नाभिक आवेश है वो क्या होगा, उस पर घट जाएगा, तो नाभिक अपनी ओर खींचेगा नहीं, तो परमाणु का आकार बड़ा रहेगा। मेंडलीव की आवर्षाणी के 2 लिखें 2, तो पहला हम लिखेंगे इसमें हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। दूसरा हम लिख सकते हैं कि समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया था। और तीसरा इसमें पूछा गया विद्युत ऋणता के बढ़ते क्रम में, तो वहाँ घटते क्रम में पूछा, यहाँ बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में पहले छोटा फिर बड़ा ऐसे में लिखे। तो सबसे पहले देखें विद्युत ऋणता है सबसे कम किसकी होती है, लिथियम की। उसके बाद में हम देखेंगे बेरिलियम की, फिर उसके बाद में देखेंगे बेरिलियम के बाद में नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन के बाद में है फ्लोरीन। तो ये हम देखें कि दाएं से बाएं जाने पर ये विद्युत ऋणता बढ़ती है, ऐसे जाने पर, तो ये सारे एक ही लाइन में स्थित हैं, तो इसी लाइन में हमको इनको दिखाना है। अंतिम प्रश्न देखें 30वां, आवर्धनता किसे कहते हैं, तो लेंस और दर्पण दोनों के परिप्रेक्ष्य में समझा सकते हैं। तो लेंस द्वारा बीम को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी दर्पण के प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धनता भी कहते हैं, या H' लिख सकते हैं। तो किरण चित्र की सहायता से अवतल दर्पण की आवर्धनता, तो अवतल दर्पण की आवर्धनता बताएं किरण चित्र की, तो ये किरण चित्र हो गया, अवतल दर्पण बन गया।
यहाँ पर कोई वस्तु थी, वो सीधी गई, फोक से गुजरेगी और फोक से जाती है वो बिल्कुल समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे। अब यहाँ पर जो बना है इसकी ऊंचाई हम h लिखेंगे, इसकी ऊंचाई h डैश लिखेंगे और बताएंगे कि m बराबर h डैश बटा h कैसे आया, उसको हम बताएंगे। आंसर में हम ये भी लिख सकते हैं -v बटा u, ये भी आ सकता है। तो इसको हमें सूत्र उत्पन्न करना है। इसकी तीसरा प्रश्न पूछा, यदि आवर्तनता m धनात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो m अगर धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा और कैसा होगा, सीधा होगा। आभासी व सीधा होगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। इसके हम अथवा में देखें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का आया था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण क्रांति कोण के अधिक मान के आपतन कोण से है, वो क्या करेगी, आपतित होगी एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर, तो क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात क्या होगी कि वो किरण क्या होगी, अपवर्तित नहीं होकर क्या होगी, उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो जाएगी। उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके दो प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। तो आपको मानव नेत्र का है वो है चित्र बनाना था, ठीक है, जो लेंस यहाँ दिखा कर जो भी है। फिर इसके दो जो भाग है, चाहे कॉर्निया है या रेटिना है, इनमें से किसी का है, दो भागों का वर्णन करना था। आगे हम देखते हैं अंतिम में इसका जो भाग है से दृष्टि वैषम्य दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। दृष्टि वैषम्य क्या होता है, जिसको हम बिंदुकता कहते हैं। बिंदुकता क्या होती है कि कॉर्निया की गोलाई की अनियमितता का कारण, कि कॉर्निया की गोलाई कभी कहीं से गोला है कहीं से गोल नहीं है, उसकी अनियमितता के कारण क्या होता है, ये रोग होता है। और उसमें व्यक्ति को क्या होता है कि समान दूरी पर स्थित है, कि व्यक्ति यहाँ खड़ा है और समान दूरी पर ये स्थित कोई वस्तु है, उस पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खड़ी है, एक है ये क्षैतिज रेखा खड़ी है, तो वो इनको है स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा को समान दूरी पर स्थित उनको स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, उसको हम कहते हैं दृष्टि वैमनस्य दोष या बिंदुकता कहते हैं। और ऐसे दोष का जो निवारण है उसके लिए लेंस लगाया जाता है। और कौन सा लेंस लगाया जाता है, बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। तो इस प्रकार ये सारा पेपर था। हम एक दृष्टि से देखें, पेपर पर नज़र घुमाएं तो पेपर काफ़ी सरल के साथ साथ में प्रश्न सरल है, परंतु साथ में हम ये भी कह सकते हैं काफ़ी डीप क्वेश्चन पेपर हैं। इतना स्कोरिंग हम इसको नहीं कह सकते हैं। जिसने बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ा है उसी को अच्छे अंक प्राप्त होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।